एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपका 16 फरवरी के एग्ज़ाम में। जो आपका पद्यांश आता है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, आप तुरंत कर लेंगे। 2 चैप्टर ऐसे हैं क्योंकि उस दोनों चैप्टर में से एक ना एक पैराग्राफ आता है और इसमें आप लोग को पता होगा कि अथवा करके आता है। आपको प्रूफ के साथ यहाँ दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए, इसमें पहला हमारा पैराग्राफ ये पूछ लिया है, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ ये है ये। तो यहाँ हमारा पहला जो हो गया, ये आपका कहाँ से आया, के अनुपात में आया है। ये जो पिछले साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हिंदी का है 12th का, इसे हम अपने चैनल पर सॉल्व करके डाले हैं, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को हमने वहाँ सॉल्व किया है, तो किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ जाकर एक बार तुरंत देख सकते हैं। साथ में हम जो भी वहाँ टिक करने 10 नंबर का जो टिक रहता है सही विकल्प, वो भी हमने वहाँ करवा दिया है, तो आप लोग जाकर तुरंत उसे देख लेंगे इस वीडियो के बाद में। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ जो बताएंगे वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ही आपको बताएंगे। पैराग्राफ सॉल्व करना कैसे आप लोग करेंगे, तो यहाँ पहले ही आपका ये पवन दूत का हमने फर्स्ट चैप्टर का ही लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कह रही हैं कि पवन दूत का से राधा जो है वो क्या कह रही हैं, क्या वार्तालाप चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपको इन सब का रेखांकित सिर्फ अंशों की, मतलब जो रेखांकित रहता है उन्हीं की व्याख्या करनी रहती है बच्चों। इसका जो हमारा ये पैराग्राफ है इसका नहीं करना रहता है, सिर्फ जो अंडरलाइन रहेगा उसी को आपको टॉपिक को करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो ऐसे राधा पवन से वार्तालाप कर रही हैं। अब इसी पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ को पता ही होगा, आप लोग छोटी क्लासों से बढ़ते आ रहे हैं। पहले तो यही लिखना रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ देखिए टफ में थोड़ा सा ये लिखा है, इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूत से लिया गया है। इसके रचयिता हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसमें बहुत टफ तरीके से दिया गया है, तो ये वर्ड भी टफ है, आप भूल सकते हैं, तो आप इतना ही लिखेंगे। इस संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश है ना, तो पद्यांश ही लिखेंगे। गद्यांश का तो हमारा नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा वो, तो यहाँ हो जाएगा पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित है। ये जो हमारा पैराग्राफ लिया गया है ये पवन दूत से लिया गया है, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो उन्होंने प्रातःकालीन, राधा ने क्या कहा, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है। यही यहाँ है प्रातः। देखिए, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो यहाँ वही लिखा गया है रेखांकित अंशों की, यहाँ देख सकते हैं। यही कह रहे हैं कि ये उपयुक्त पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन हुआ है। तो यही वर्णन हुआ है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है। तो यही यहाँ कह रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने मनोदशा का, देखिए कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, तो हमने करवाया ही नहीं। देखिए, उपयुक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा के मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। यहाँ देख सकते हैं भावपूर्ण चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में मंदा क्रांता छंद है। कौन सा, मंदा क्रांता छंद है। रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ देखेंगे बच्चों। और ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, राधा दुखित होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तुम भी समय की कठोरता के कारण कलुषित विचारों वाली हो गई हो, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है। तो ये हो गया आपका तैयार।
हो गया पैराग्राफ पवन दूतका का फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। इसमें राधा ने पवन से वार्तालाप किया है, उनसे पूछ रही है कि मुझे इतना प्रकार से तो सता रही है। जब वो तेज हवाएं चलती हैं तो राधा जो है वो उससे परेशान होकर पूछती हैं, क्या तू भी किसी समय काल से क्रूरता से प्रभावित है? तो आपको ये पैराग्राफ बच्चों तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। बच्चों बस आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। कई ऐसे बातें हैं कि आपको दिमाग में रह जाएंगी। 16 फरवरी को आप लोग अच्छे से पेपर करके आइएगा, क्योंकि आपके जीवन की फैसलाएं यही करेंगी। यही घड़ियां हैं जब आप अपने अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप लोग से मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये देखिए, सबसे पहले आपको ये कहना बताएंगे हम कि अब ये समय ये चीज़ नहीं कि आपको किसी चीज़ को समझ कर पढ़ना है। आप बस उसको अच्छे चाहे रट कर चाहे जैसे भी करके आपको पढ़ना है। इतना समय अब नहीं रह गया है कि किसी चीज़ को आपको समझना पड़े। आप रट कर चाहे जैसे पढ़ें, पर उसको समझ कर ना पढ़ें, क्योंकि देखिए पहले बच्चों समय नहीं रह गया। अगर किसी एक पैराग्राफ को अगर आप बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, बस थोड़ा सा उसमें से अर्थ निकाल कर आपको पता करना है कि इसमें आखिर बात क्या कहा गया है। अगर एक एक वर्ड का आप अर्थ निकालने लगेंगे तो समय बहुत हो जाएगा, आप एक ही पैराग्राफ पर अटके रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके पूरा मतलब अच्छे से पूरी वीडियो जो होती है सारी उसको सुन डालें, जो भी इम्पोर्टेंस है वो। अब ये ना देखें कि इसमें समझना है मुझे आखिर एक वर्ड का अर्थ क्या होता है, ये सब नहीं। बस आपको झटझट जल्दी से पढ़ना है, आपको तैयारी अच्छे से बनाए रखनी है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाक्लित भुज में क्योर होंगी, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। तो अब इसका आपको यहाँ आपको अब क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर देने है प्रयुक्त यहाँ है उपयुक्त पदांश में कवि एवं कविता का नाम लिखना है। तो कवि हमारे कौन हो गए? कवि हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। कविता का नाम क्या है? पवन दूत का है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो यहाँ देख सकते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या दिया है। राधा पवन दूतका से कहती हैं कि श्री कृष्ण या उनके कौन है? श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। उनके सिर पर राजाओं की जैसी अलौकिक वे कहाँ गया प्यारे बच्चों? अलौकिक मुकुट सुशोभित होगी। अब देखिए ये बहुत टफ वर्ड है, इसे छोड़ दें, यहाँ अपने हिसाब से लिख लें। देखिए इतना हो गया, अलौकिक मुकुट सुशोभित होगी या अलौकिक मुकुट विराजमान होगी। उसके दोनों कानों में तुझे सुंदर स्वर्ण कुंडल शोभा बिखरते हुए दृष्ट गोचर होंगे। मतलब यहाँ दृष्ट गोचर का अर्थ होता है दिखाई देना। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर और भुजबंद धारण किए मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला क्या होंगी? सुशोभित होंगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अब इसको अपने अर्थ में लिखें। अब ऐसे लिख सकते हैं कि राधा पवन दूतका से कह रही हैं कि आप जब श्री कृष्ण को देखेंगे, मतलब उनसे कह रही हैं कि आपको मतलब पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे लगेगा कि यही श्री कृष्ण है। उसको पवन दूतका से कह रही हैं जाओ देखो, वहाँ उनको देखकर आपको पता चल जाएगा। उनकी मतलब वेशभूषाओं को बता रही हैं पवन दूतका से कि उनकी कई ऐसी वेशभूषाएं हैं जिनके कारण तुम्हें पता चलेगा कि यही श्री कृष्ण है। जैसे उनके सर पर मतलब मुकुट विराजमान होगा, उनकी भुजाओं में कई अनेक प्रकार के आभूषण होंगे, उनके कानों में आपको मतलब सुंदर स्वर्ण कुंडल शोभा बिखरती हुई दिखेंगी, मतलब जो बुंदे हैं वो दिखेंगे। उनके जैसे जो सुडौल गर्दन है उसमें मोतियों की माला है। इसी प्रकार से कई उनके ऐसे वेशभूषा हैं जिन्हें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ही हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषता बताई। तो नायिका के अनुसार कृष्ण की क्या क्या विशेषता बताई, यहाँ कर सकते हैं श्री कृष्ण की निम्न विशेषताएं बताई। जैसे देवताओं की जैसी अलौकिक कांति होगी, सुगंध युक्त शरीर होगा, साड़ के समान कंधों वाला होगा, हाथी के सूर जैसी भुजाओं वाला होगा। तो इसमें से पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 टॉपिक लिख कर छोड़ दें। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पदावतरण में नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है। तो देख सकते हैं यहाँ नायिका के अनुसार श्री कृष्ण की यहाँ है प्रस्तुत यहाँ है पदावतरण में नायिका ने उत्तम पुष्प के सदृश श्री कृष्ण के शरीर के निकलने वाले सुगंध को प्राण
प्राण पोषिका के समान बताया है। जो उनके शरीर से सुगंध निकल रही है उसी को इन्होंने क्या बताया है, प्राण पोषिका बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में किस छंद का अलौकिक उल्लेख किया गया है? तो क्या है, मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद हो गया, मंदाक्रांता छंद। इसे बार बार आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लें रफ में लिखकर, स्पेलिंग आपका गलत ना हो, मंदाक्रांता छंद। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैराग्राफ नेक्स्ट क्या है हमारा, प्यारे बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ आप ये आ गया है। नीले फूले कमल दल से ज्ञात श्यामता है, पीला प्यारा वसंतकटी में पहनते हैं फबीला। अब देखिए इतना आपको पढ़ने की कोशिश यहाँ से करनी है। क्या आपको टाइम कम है, टाइम के हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप ये लाइन पढ़ें, इसी लाइन को समझने की कोशिश करें कि ये किस चैप्टर से दिया गया है। देखिए कंधों दोनों कंधे वृश्चिक वर्ष से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कर सी शक्ति की पेटिका है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, राधा पवन से किस को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। फिर अलग तथा शक्ल शब्द का अर्थ पूछा गया है। यहाँ कलब कर्सी में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंशों का भावार्थ लिखिए, पाठ एवं शीर्षक और कवि का नाम। ये आपको तो हर चैप्टर का मतलब आपको याद कर लेना चाहिए, लेखक और चैप्टर का नाम, क्योंकि हर पैराग्राफ में ये जरूर रहता है कि ये किस पैराग्राफ से मतलब किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आपको ये जरूर रट लेना है बच्चों। अब देखिए यहाँ है, आपको आंसर बताएंगे। पहले का, राधा पवन श्री कृष्ण को पहचानने का क्या क्या उपाय बताती हैं। तो राधा पवन श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि नीले कमल पुष्प के जैसी होंगी। यहाँ सदृश ना लिखें क्योंकि टफ वर्ड है आप लोग के लिए। और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर पर धारण किए रहती हैं। तो ये हो गया आपका, राधा पवन श्री कृष्ण को पहचानने के क्या क्या उपाय बताएंगे। उन्होंने बताया कि वो नीले कमल के पुष्प के समान होंगे, उनका शरीर जो होगा वो अत्यंत आकर्षक और पीला सुंदर वस्त्र अपने कमर पर धारण किए होंगे। ऐसे कई प्रकार से कई जो श्री कृष्ण के हुलिया होता है उन्होंने पवन दूतका से बताया कि ये चीज़ें आप पहचान सकते हैं। अब देखिए अलग शब्द का अर्थ बालों की लट तथा शक्ल का अर्थ संपूर्ण या सारा होता है। क्या, संपूर्ण या सारा होता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलब करसी कौन सा अलंकार है। तो कलब करसी में मतलब ये किसी चीज़ से तुलना कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों उपमा अलंकार है। क्या हो जाएगा, कलब करसी में उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या, श्री कृष्ण के दोनों कंधे। यहाँ इसी जो ये दो ब्लैक मतलब अंडरलाइन है, इसी का आपको यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अब देखिए आ गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सार के समान विशाल बलिष्ठ हैं, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम आपको पता ही है, पवन दूतका है, और इसके जो रचयिता या रचनाकार कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इतना पैराग्राफ जिस हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर पूछे उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो भी सुंदर राइटिंग में। आपको तो कौन कौन से पेन लेकर जाने एग्जाम में वो तो पता ही होगा, क्योंकि हमने उसका भी वीडियो डाल दिया है कि कौन से पेन से किस अच्छी राइटिंग बनती है, किस हिसाब से, वो सब सूचनाएं आपको उस वीडियो में जाकर मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अनुपात, क्योंकि उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए दूसरे चैप्टर से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। आ गया आपका मैथिली शरण गुप्त। केकेई का अनुताप किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। केकेई का अनुपात किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। आप इसी प्रकार से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे हर पैराग्राफ में आपका पाठ का नाम और कवि का राइटर नेम पूछ लेगा, तो इसलिए आप लोग उसे रट ले कि कौन से चैप्टर में किसने क्या लिखा है। आइए अब इस पैराग्राफ को हम इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं कि इसका आखिर रेखांकित अंश की के कहाँ व्याख्या की गई है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दे सकते हैं। यहाँ देखिए जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, इसी का आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहेगी। सो सबसे पहले यहाँ आपका संदर्भ पूछ रहा है, तो आपको लिखना है अपनी भाषा में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
या प्रस्तुत रेखांकित जो वाक्य वो हमारी पाठ्य पुस्तक के पवनदूत का केकई के अनुताप से लिया गया है। इसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त हैं। बस आपको संदर्भ में इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। यहाँ देख सकते हैं भरत ने कहा कि जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है, यही उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आइए देख लेते हैं। इस पद्यांश में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत भद्र अब कहो अभिप्रस्त अपना, यह कथन किसका है, तो ये किसका वो था, ये देखिए भरत तृत्व प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी आश्रम में पहुंचे। रात्रि के समय बैठी हुई थी, कौन बैठा था, भरत, सारे मतलब रात्रि के समय सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय श्री राम ने भरत से इनकी इच्छा पूछी, तो यही हो जाएगा यहाँ। अब देखिए रेखांकित अंशों की वाक्य पूछ रहा है, तो भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने खींचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और भरत पर आंसू बरसाते हुए श्री राम ने कहा कि जिस पुत्र के उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकता है। अर्थात कोई भी भरत ऐसे महान व्यक्ति की मना स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता। आई होप बच्चों आपको दिख गया होगा इसका रेखांकित अंशों की वाक्य। आइए हम देख लेंगे नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है ये वाला, कहते आते थे यही अब नरदेही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही। तो आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस क्या है। देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। उस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले संदर्भ है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। इसके जो लेखक या कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए, कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया कि वह अपने पुत्र भरत के पारमार्थिक स्वरूप को पहचान न सकी और अपना पूर्ण स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा की, जिसके कारण उसका जीवन बाधाग्रस्त एवं कलंकित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश में माता एवं पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने और कैकेयी के पश्चाताप का चित्रण है। फिर नेक्स्ट में आपसे अलंकार पूछ लिया था, तो इस पैराग्राफ में आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास एवं विप्सा अलंकार हो जाएगा। रेखांकित अगर अंशों की व्याख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा, कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य ही कहते आते थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती। अब तो मेरे कुटिल चरित्र के कारण लोगों का इस युक्ति या इस वाक पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहेंगे कि माता भले ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने लगे, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र सिद्ध नहीं होता। तो यही इन्होंने श्री राम जी से कहा था कैकेयी ने। तो प्यारे बच्चों, जितने पैराग्राफ हमने बताया है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसे अच्छे से देख लें और इस चैप्टर के और भी जो हैं वो भी देख लीजिएगा। बट ये सब जो हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें और जो और भी हमने जैसे संदर्भ वाक्य जो भी डाला है उसे जाकर देख लो, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। और 16 फरवरी को जो आएगा इसी में से आएगा, हमने संधि भी डाल दिया, उसे भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।